Yes, determine volume of Cl2 gas formed at STP. मैं रिएक्शन दे रही हूँ K2Cr2O7 plus 14HCl gives 2 KCl plus 2 CrCl3 plus 3 Cl2 plus 7 H2O. I'm giving you 2 minutes. करो जल्दी से. अप्रॉक्सीमेटली आंसर बताओ, ज़्यादा एकदम डिटेल में कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. अप्रॉक्सीमेटली कितना आंसर आ रहा है, यू कैन टेल मी दैट. चलो देखो जरा, क्वेश्चन में बोला है आपके पास 58 पॉइंट. मैंने ये होमवर्क में दिया था क्या क्वेश्चन? ये होमवर्क में दिया था क्या? लेट मी सी. ऐसा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है हमने शायद. चलो ठीक है, देखो इधर, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डू दिस. Question is saying that you have 58.8 grams of K2Cr2O7. It is reacting with 7.3 grams of HCl. तो मुझे दोनों का मास गिवन है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 58.8 ग्राम्स, मतलब वेट इसका गिवन है और वेट इसका भी गिवन है. कभी भी ऐसे वेट गिवन हो आप मोल्स निकाल लो. ठीक है, तो मोल्स n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50.8 डिवाइडेड बाई K2Cr2 का मोलर मास, सारा सब कुछ ऐड करके यू विल गेट 294. ओके, मोलर मास तो निकाल लोगे ना? यस और नो? यस मैम. ठीक है, सब कुछ आपको टोटली ऐड करना है, तो समवेयर अराउंड 294 आता है. नेक्स्ट, अगर आप इसका आपको निकालना है मोलर नंबर ऑफ मोल्स, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. मोलर मास HCl का होता है 36.5. इसका वैल्यू निकालोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है 1.5, ये भी अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है 1.5. ठीक है, तो दोनों के मोल्स सेम है मेरे पास. अब मुझे LR निकालना है, तो बताओ इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? जल्दी से बताओ, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? बेटा इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बस इतना तो देख के पता चल जाना चाहिए कि ये LR होगा. यस, गुड. समर्थ आपका आंसर हाँ ऑलमोस्ट करेक्ट है. ठीक है, स्निग्धो करेक्ट, समर्थ गुड. HCl आपका क्या है? LR होगा. कैसे LR कैसे निकालते हैं? जो भी आपके पास मोल्स आया है इसका डिवाइड कर दो इसके कोफिशिएंट से. जो भी इसका मोल्स आया डिवाइड कर दो इसके कोफिशिएंट से. ऑब्वियसली इसका कोफिशिएंट 14 है, इसका 1 है, तो क्लियरली मेरे पास ये क्या हो गया? LR. मतलब मैं डिवाइड करके नहीं निकाल रही, वो थियोरेटिकली निकाल सकते हैं. आपको क्वेश्चन में कभी नहीं पूछेगा कुछ वैल्यू वगैरह, नहीं. लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन में पूछा डिटरमाइन द Cl2 गैस फॉर्म्ड एट STP वॉल्यूम. ठीक है, वॉल्यूम के लिए मैं क्या करती हूँ, उसका मोल्स निकाल लेती हूँ. ट्रिक क्या बताई थी? अब LR के हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. ट्रिक के हिसाब से जो भी Cl2 का कोफिशिएंट है डिवाइडेड बाई जिसके हिसाब से आप आंसर निकाल रहे हो उसका कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाई इसका जितना मोल्स आया 1/5. ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये दिस विल बी योर 3/70. ये कितना आ गया? मोल्स. अब आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ Cl2 कैसे करोगे? जो भी इसके मोल्स है इंटू 22.4, अप्रॉक्सीमेटली कुछ 0.8485 आ रहा होगा, तो मैं 1 ले लेती हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 1, या फिर जो भी एग्जैक्ट आंसर आया वो मुझे बता दो. एग्जैक्ट आंसर कितना आ रहा है सॉल्व करके? 0.84 आ रहा है क्या समर्थ?
समझ में आया? अब किसी को अगर ये ट्रिक समझ में नहीं आई ये कैसे निकाला, तो मैंने लास्ट क्लास में ट्रिक बताया था कैसे निकालना है, ताकि आप डायरेक्टली कर लो। बट इनडायरेक्टली करना है तो कैसे करोगे? 14 जब आप HCl ले रहे हो तो 3Cl2 फॉर्म हो रहा है। 14 HCl दे रहा है कितना? 3Cl2। 1 HCl कितना देगा? 3/14 Cl2। तो क्वेश्चन में कितना मोल्स है? 1/5। तो 1/5 कितना देगा? 3/14 इंटू 1/5। वही तो किया मैंने यहाँ पे, डायरेक्टली कर दिया मैंने, इस तरीके से नहीं लिखा बस। समझ में आया सबको? लेट मी नो। रेज योर हैंड भाई, मेरे को कुछ समझ पता नहीं चलता है कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। एवरीवन हैव टू टेल Yes, मी ma'am. मैं नहीं आया, रिस्पॉन्ड किया करो। चलो नेक्स्ट करो। Equal weight of zinc and iodine react with each other. हाँ, बोर्ड्स में एक्सप्लेन करके लिखना है विवेक। ऑफ कोर्स एग्जाम में आएगा, स्कूल में तो ये ट्रिक व्रिक यूज नहीं करना। टू फॉर्म ZnI2। मैं ये बोल रही हूँ कि जब आप जेई का पेपर दे रहे होगे या नीट का पेपर दे रहे होगे तब अपना टाइम बचा सकते हो। कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ एक्सेस ऑफ रिएजेंट लेफ्ट। तो पहले आपको इसमें से पता करना है LR कौन सा है। ठीक है, LR जब पता चलेगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक्सेस में कौन सा है। ठीक है, और सिंपली क्या करो, पहले तो रिएक्शन लिख दो, Zn plus I2 gives ZnI2। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो सॉल्व कर रहे हैं मुझे फ्रैक्शन में ही आंसर बताना, डेसिमल में बताने की जरूरत नहीं है। इक्वल वेट ऑफ जिंक एंड आयोडीन, दोनों का इक्वल वेट लिया हुआ है। ठीक है, रिएक्ट्स विद ईच अदर टू फॉर्म ZnI2। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ रिएजेंट लेफ्ट। रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वेट इक्वल बोल रहा है तो मैं इसका W मान लेती हूँ, इसका भी क्या हो जाएगा W। तो अगर मुझे मोल्स निकालना है तो ये हो जाएगा W बाई इसका मोलर मास। जिंक का मोलर मास होता है 65। ठीक है, यहाँ पे लिख लो, जिंक का मोलर मास होता है 65 और आयोडीन का मोलर मास होगा I2 का हो जाएगा 254। तो ये क्या निकल के आ गया इसके मोल्स। अब इसमें से आपको क्या फाइंड आउट करना है कि LR कौन सा है ना। तो वेट इक्वल है डिवाइडेड बाय 65। अगर आपको LR निकालना है तो LR के लिए क्या करते हो आप, जो भी मोल्स आ रहा है W बाई 65 डिवाइडेड बाई 1, W बाई 254 डिवाइडेड बाई 1, जो भी छोटी वैल्यू होगी दैट विल बी योर LR। कौन सा LR होगा, I2 या फिर जिंक, बताओ विच विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। यस नहीं तो गुड। बाकी सबको आंसर करना है क्लास में। यू हैव 45, वी हैव 45 स्टूडेंट्स राइट नाउ, 47। एवरीवन हैव टू आंसर। यस जैन गुड। आयोडीन, क्योंकि W इक्वल है। अफाक, जिंक कैसे होगा बेटा? जयता, यू ऑल्सो टेल मी, जिंक कैसे हो जाएगा? अगर मैं W10 मान लेती हूँ, एज्यूम कर लेते हैं W10 है, तो 10/65 बड़ा होगा या फिर 10/254 बड़ा होगा? बड़ा ये वैल्यू है, तो ये तो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगी ना। प्रशस्ति, कैसे लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करते हैं? जो भी मोल्स आया है उसको उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करके फाइंड आउट करो कौन सी छोटी वैल्यू है, वो उसका LR है। और उसके बाद उसका कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस फाइंड आउट करना था LR कौन सा है, वो मैंने फाइंड आउट कर लिया। अगर ये LR है तो ये किस में प्रेजेंट है, एक्सेस में। ठीक है, अब ये कितना एक्सेस में प्रेजेंट है वो मुझे तब पता चलेगा जब कितना रिएक्ट हो गया, मुझे वो मालूम हो जाएगा। तो पहले हम I2 के हिसाब से रिएक्शन कर देते हैं, क्योंकि जो भी रिएक्शन होगा वो किसके हिसाब से होगा, लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से होगा। ठीक है, अब लिमिटिंग रिएजेंट जब भी आपके पास कॉन्सेप्ट आता है तो आपको ये पता है कि लिमिटिंग रिएजेंट तो कंप्लीटली कंज्यूम होगा, कम अमाउंट में, तो वो तो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए ये कुछ टाइम बाद जब रिएक्शन कंप्लीट होगी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रिएक्शन कंप्लीटेड। रिएक्शन कंप्लीटेड होगा तो ये कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, और ये रिएक्ट कितना होगा, W/254। अब कोई बता सकता है कि ये W/254 कैसे रिएक्ट हुआ?
टेल मी, मैं तुमको बता रही हूँ W/254 रिएक्ट हो रहा है, क्यों बेटा? जिंक और I2 जब आपस में कंबाइन हो रहे हैं, इसका मोल रेशियो कितना है? 1:1। इसका मतलब है अगर ये 10 रिएक्ट हुआ तो ये भी कितना होगा? 10। अगर ये X रिएक्ट हुआ मतलब ये कितना होगा? X। अगर ये 100 रिएक्ट हुआ इसका मतलब ये भी कितना रिएक्ट होगा? 100, क्योंकि दोनों का मोल रेशियो कितना है? 1:1। तो अगर ये आयोडीन इतना रिएक्ट हुआ, क्योंकि टोटली कंज्यूम हो गया, मतलब रिएक्ट कितना हुआ? W/254 पूरा का पूरा रिएक्ट हो गया, तो इसका मतलब है जिंक भी कितना रिएक्ट होगा? W/254। तो इसका मतलब है रिमेनिंग कितना बचा? W/65 तो पहले था, तो ये कितना था? इसको आप बोल दो ये टोटल था आपके पास। इसमें से W/254 आपके पास क्या हो गया? रिएक्ट हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा है? फ्रैक्शन, ठीक है, कितना फ्रैक्शन बचता है? तो आप फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? फ्रैक्शन ऑफ जिंक लेफ्ट, जो भी वेट बचा हुआ है डिवाइडेड बाय जो भी वेट आपने टोटल लिया है। बचा हुआ कितना है? W/65 माइनस W/254 होल डिवाइडेड बाय कितना लिया था स्टार्टिंग में जिंक? W/65। इसको सॉल्व करोगे, W तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यू विल हैव 189/254। ये क्या आ गया आपके पास? फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन को आपको देखना है कि आपने चेक किया है या नहीं किया है, तो फ्रैक्शन को हम हमेशा निकालते हैं विद रेस्पेक्ट टू वैल्यू 1। ये WRT का मतलब है विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है, वैल्यू 1। 1 से हम मैक्सिमम फ्रैक्शन 1 होगा। जब जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं तो मैक्सिमम परसेंटेज 100 बोलते हैं, और उससे छोटी ही वैल्यू आती है परसेंटेज की। इन द सेम वे फ्रैक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो जो भी आपका फ्रैक्शन होगा वो 1 से कम आना चाहिए। 1 से ज्यादा अगर आप फ्रैक्शन निकालो, इसका मतलब है आपने कुछ गड़बड़ किया हुआ है। 1 से ज्यादा फ्रैक्शन तभी आएगा जब कुछ एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, बट यहाँ पे तो आपने रिएक्ट किया हुआ है ना कुछ। हाँ हाँ संपदा, अगर 2:1 के रेशियो में होता तो डबल हो जाता, करेक्ट। ठीक है, क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? ठीक है, तो अभी तक हम बात कर रहे थे जब हमारे पास एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा हो, जब दो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे सीक्वेंशियल रिएक्शन की, कि सीक्वेंशियल रिएक्शन में किस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व करना है, ठीक है। एक सेकेंड, इसको लिख लो सब लोग तब तक जल्दी से। अब सीक्वेंशियल रिएक्शन के लिए पहले तो पता होना चाहिए कि सीक्वेंशियल रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। So in this, write down, in sequential reaction, मैम हम्म मैम फ्रैक्शन में 189/65 आएगा ना मैम? 65 क्यों आएगा? सो कैलकुलेट करो ना, ये क्या हो जाएगा? एलसीएम ले लो इसमें, एक सेकेंड, यहाँ पे ओके एलसीएम ले, ओके मैम, है ना? सॉरी। हाँ ठीक है। हाँ सो सीक्वेंशियल रिएक्शन आया, और इन सीक्वेंशियल रिएक्शन मोर देन वन reactions are running in sequence, and at least one substance will be common in between the
रिएक्शन पहले लिख लो, मैं आपको फिर एक्सप्लेन करूंगी एग्जांपल की हेल्प से। नॉर्मली in sequential reaction, information about substance of first reaction will be given, and information about last reaction will be asked। ठीक है, अब ये भी जो भी थियोरेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है वो थियोरेटिकल फॉर्म में। अब मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ कि व्हाट इट इज एक्चुअली ट्राइंग टू से। सपोज मैं ले रही हूँ कि मेरे पास 2A है, कंबाइन कर रहा है 3B के साथ, सो इट विल गिव मी 5C। ठीक है, अब 4C जो है वो कंबाइन कर रहा है 7D के साथ, तो फॉर्म कर रहा है 9E प्लस 6F। नेक्स्ट मेरे पास 3F जो है इट इज कंबाइनिंग विद 4G एंड फॉर्मिंग 8H। ठीक है, ये मेरे पास 3 रिएक्शन है। तो आप क्लियरली देख रहे हो कि ये जो सीक्वेंस टाइप का रिएक्शन है, जो C यहाँ पे फॉर्म हुआ वो अब C नेक्स्ट रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट हो गया। ठीक है, कोफिशिएंट को ध्यान नहीं देना अभी कि यहाँ पे 5C बना था, हमने 4C क्यों लिया। 5 मोल्स से मैंने 4 ही मोल को रिएक्ट किया, मेरी मर्जी, रिएक्शन का डिपेंड करेगा। अब 4C ने यहाँ पे E और F फॉर्म किया, और नेक्स्ट सीक्वेंस रिएक्शन में 3F करके हम क्या फॉर्म कर रहे हैं, H फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, आपको पूछेगा कि कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ H, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कैलकुलेट द मैक्सिमम moles of H which can be produced by 5 moles of A and 10 moles of B। ठीक है, इसके लिए पूछ रहा है कि आप कितना मैक्सिमम मोल्स, अब मिनिमम मत सोचना कि मिनिमम कितना होगा, मिनिमम हमको नहीं पता चल सकता, हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमको स्टार्टिंग में इसका मोल्स गिवन है कितना, 5 मोल्स, और B का मोल्स गिवन है हमको 10 मोल्स। ठीक है, और सीक्वेंस टाइप की रिएक्शन गिवन है, और मुझे पूछ रहा है इसके बारे में कि 8 के कितने मोल्स आएंगे जब मैं 5 मोल्स A यूज कर रही हूँ और 10 मोल्स ऑफ B यूज कर रही हूँ। तो कभी भी आपको पता है कि अगर 2 रिएजेंट गिवन है तो आपको पहले तो ये देखना है कि उसमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। एक 5 मोल्स है, एक 10 मोल्स है। LR निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 5 को 2 से डिवाइड कर दूंगी और 10 को 3 से डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, 5 को 2 से किया 2.5, 10 को 3 से किया तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब LR कौन सा है मेरे पास, A। इतनी बात क्लियर आई? उसके बाद इसको भूल जाओ, फिर इसका कोई यूज नहीं है, कुछ ही इसका यूज नहीं करना, कहीं कुछ भी यूज नहीं आएगा, तो भूल जाओ इसको, इसके बारे में। नेक्स्ट मेरे पास LR निकल के आ गया, तो मतलब जो भी रिएक्शन है वो मेरी LR के हिसाब से होंगी। अब मैं ट्रिक यूज करके कर रही हूँ। ठीक है, मुझे इस LR के हिसाब से बताना है कि कितना C फॉर्म हुआ है। तो जो भी C का कोफिशिएंट है 5 डिवाइडेड बाई LR के रेस्पेक्ट का जो भी कोफिशिएंट है 2 मल्टीप्लाइड बाई उसका जो भी मोल्स है 5 मोल्स, कितना आया 25/2। ठीक है, कितना आया मेरे पास 25/2। कोफिशिएंट भूल जाओ, इतने मोल्स आए। अब जितना मोल्स मेरे पास यहाँ पे बना है उतना ही मोल्स सीक्वेंशियल रिएक्शन में यूज किया जाएगा। इसका मतलब है C के पास मेरे कितना मोल्स है, 25/2 मोल्स है। ठीक है, अब मेरे को इसी को कंसिडर करके चलना है, क्योंकि ना ही मुझे 7D पता है इधर, तो मेरे को कुछ पता नहीं है, तो मेरे पास उसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो हम उसके हिसाब से सॉल्व नहीं करेंगे, फिर मैं C के हिसाब से ही सॉल्व करूंगी। अब मुझे ये ऑलरेडी मोल पता है, तो मुझे यहाँ LR निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि D कितना है। अगर D भी गिवन होता तो मैं फिर LR निकालती, बट मुझे A के रिस्पेक्ट में ही निकालना है। अब A से हमने C निकाला, C से हम निकालेंगे कि हमारे पास कितना F बन रहा है, क्योंकि नेक्स्ट रिएक्शन में F यूज हो रहा है, तो मुझे E से कोई लेना देना नहीं, जितना भी बन रहा हो आई डोंट केयर। तो हम F निकालते हैं कि F कितना आएगा, ट्रिक से निकाल लो। 6 है डिवाइडेड बाई जो इसका कोफिशिएंट है 4 मल्टीप्लाइड बाई कितना मोल्स है 25/2, कितना आया ये
75/4 है ना, ये हो जाएगा 2 2 4, 2 3 6, 25 इंटू 3, 75/4। अब नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन में इतने ही मोल्स यूज होंगे, 75/4। मुझे निकालना है H, ट्रिक लगा दो, 8 इसका कोफिशिएंट है डिवाइडेड बाय जो भी F का कोफिशिएंट है, 3 मल्टीप्लाइड बाय जो भी उसका मोल्स आया, 75/4। दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 4 2 8 और ये हो जाएगा 25, 25 2 50 मोल्स। तो आप कितने मोल्स ऑफ H बना सकते हो, 50 मोल्स ऑफ H बना सकते हो। बाकी आपको रिएक्शन में क्या तामझाम हो रहा है उसमें जानने का जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? और रिएक्शन के कोफिशिएंट पे भी आपको कैलकुलेशन में उसका यूज होगा। उसका ये नहीं सोचना है कि इधर 5C था तो यहाँ भी 5C ही होना चाहिए, नहीं। वो मेरी मर्जी है, रिएक्शन में क्वेश्चन वाले की मर्जी होगी वो कितना मोल्स दे रहा है आपको। उसका कोफिशिएंट का यूज आप करोगे मोल्स फाइंड आउट करने में। क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। चलो अब मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उस क्वेश्चन जिसको इससे समझ में नहीं आया उस क्वेश्चन से मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? क्वेश्चन है मेरे पास, कैलकुलेट weight of polyethylene, it is polythene, polyethylene is polythene, which can be produced by 1 kg of calcium carbide, that is CaC2। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वेट ऑफ पॉलीथीन विच कैन बी प्रोड्यूस बाय 1 kg ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। तो क्वेश्चन में आपको रिएक्शन गिवन रहेगा, डोंट वरी। रिएक्शन क्या होगा आपके पास, CaC2 जो है वो वाटर के साथ कंबाइन करके फॉर्म करेगा CaOH होल ट्वाइस प्लस C2H2, ठीक है? अब ये जो C2H2 है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके फॉर्म करेगा C2H4। दिस इज योर इथाइलिन, इसको हम इथाइलिन बोलते हैं। मैम C2H2 है कि C2H5? C2H2 ट्रिपल बॉन्ड है। मैम तो अगले में भी C2H2 आएगा ना? अच्छा मैंने C2H5 लिख दिया क्या, सॉरी सॉरी, C2H2। देन जो मेरे पास C2H4 है, n नंबर ऑफ C2H4 पॉलीमराइज करेंगे टू फॉर्म पॉलीथीन। पॉलीथीन में C2H4 जो है वो इस तरीके से कंबाइन होते हुए चले जाएंगे, ठीक है? n नंबर ऑफ टाइम्स में, ठीक है? हमको नहीं पता पॉलीथीन जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है। जो भी आपके पास इथीन होता है ना, इसी का आपस में लंबी लंबी चेन्स बनती है और जो आप पॉलीथीन यूज करते हो इट इज नथिंग बट योर इथीन ओनली। ये 3 रिएक्शन गिवन है। अब जो पहला वाला कॉन्सेप्ट है वही वाला कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लगाऊंगा। तो जिनको ABC वाला समझ में नहीं आया वो यहाँ पे देखो। क्वेश्चन में मुझे बोला है कि कितना मेरे को ये मैं ले रही हूँ 1 kg, ठीक है? और मुझे बताना है कि कितना वेट ऑफ ये प्रोड्यूस होगा। तो ये सीक्वेंशियल रिएक्शन है ना? CaC2 का आपको मास गिवन है 1 kg मतलब 1000 ग्राम। तो मैं मोल्स निकाल लेती हूँ, 1000 डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास निकालोगे CaC2 का तो इट विल बी 64, ठीक है? अब वाटर कितना है उसकी इन्फॉर्मेशन गिवन मुझे नहीं है तो मुझे उसके लिए बॉदर नहीं करना है बिकॉज इन्फॉर्मेशन कुछ है ही नहीं, तो मैं निकाल नहीं सकती कितना मोल्स है क्या है, ठीक है? ओके। अब नेक्स्ट रिएक्शन में C2H2 यूज हो रहा है तो मुझे यहाँ पे सिर्फ C2H2 के बारे में बॉदर करना है, बाकी के बारे में भूल जाओ, ठीक है? ये 1:1 के रेशियो में फॉर्म हो रहा है। तो अगर ये 1000/64 मोल्स आप यूज कर रहे हो तो ये कितना यूज हो जाएगा, 1000/64, है ना? बिकॉज 1:1 मोल रेशियो में तो कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है। अब जितना यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ उतना ही नेक्स्ट रिएक्शन में यूज होगा। तो ये हम लिख लेते हैं 1000/64 मोल्स C2H2 यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं H2O2 के साथ और फॉर्म कर रहे हैं C2H4। तो मुझे C2H4 भी फाइंड आउट करना है। अगेन ये किस रेशियो में है,
1:1 के रेशियो में, तो जितना यहाँ पे होगा उतना ही मेरे पास C2H4 भी बनेगा। तो अगेन हो गया 1000/64। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है आपके पास, जितना यहाँ पे यूज किया उतना ही नेक्स्ट रिएक्शन में यूज होगा, तो दिस विल बी योर 1000/64 मोल्स। अब मुझे बताना है कि पॉलिथीन कितना बना है। ओके, तो पॉलिथीन कितने मोल्स में बना होगा। अब यहाँ पे क्योंकि कोफिशिएंट 1:1 नहीं है, N:1 है, तो अब मुझे इसके मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो कैसे निकालेंगे, जो भी इसका कोफिशिएंट है ट्रिक से 1 डिवाइडेड बाई जो इसका कोफिशिएंट है N मल्टीप्लाइड बाई जो भी इसके मोल्स हैं 1000/64 है ना, ये क्या आ गया इसके मोल्स। क्वेश्चन में बोला है वेट ऑफ पॉलिथीन, तो वेट ऑफ पॉलिथीन निकालने के लिए क्या करोगे, वेट ऑफ पॉलीथाइलीन इक्वल टू जो भी इसके मोल्स हैं डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। ठीक है, C2H4 मोलर पास ही n नंबर ऑफ टाइम्स में चेन है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ 28 इंटू हो जाएगा 28 n, n और n यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर तो कैलकुलेशन ही कितना आ रहा है ये 7000/16, तो ये कितना ग्राम्स में पॉलिथीन का वेट प्रिपेयर्ड। बात समझ में आई या नहीं, अभी क्लियर है कैसे आपको सीक्वेंशियल रिएक्शन करना है। ध्रुव आपको समझ में आया अभी, यही हमने इससे पहले वाले में भी किया था। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंशियल रिएक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते ही नहीं है, तो हम बस दो ही क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, लिख लो जल्दी से सोल्यूशन। पॉलीमराइजेशन बेटा आपने उसमें पढ़ा नहीं था, 8th क्लास में पढ़ा होगा बेटा, पॉलीमर्स एंड फाइबर्स। संपदा सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा तो पूरे 2 साल फिजिकल केमिस्ट्री में दिक्कत होगी। अफाक मोलर मास कितना होता है C2H4 का, मुझे वेट निकालना है। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। मास का मल्टीप्लाई, मास इज इक्वल टू मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय मोलर मास। तो मास क्या होगा, मोल्स इनटू मोलर मास, तो मोलर मास निकाला है। C2H4 का मोलर मास 28 होता है, बट मेरे पास n नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट है ये, तो मैंने क्या कर दिया 28 इंटू n। ठीक है आफाक, ओके। मैम हम्म, Ma'am, if they told to find in liters, then we are going to multiply n to the 22.4, ma'am. हाँ, अगर वॉल्यूम में पूछा है एट STP तो मोल्स को आप मल्टीप्लाई कर दोगे वॉल्यूम से। ओके चलो, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास next is your principle of atomic conservation। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं POAC।
ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, पहले मैं थियोरेटिकली चीज लिखवा देती हूँ, फिर उसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगी। ओके, सो पीओएससी इज बेस्ड ऑन conservation of mass, that is conservation of atoms and एक second, on the fact that atoms can neither be created nor be destroyed. It can only converted from one form to the other. ठीक है, तो पीओएसी कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करता है कि जो भी कि मास जो है आपका कंजर्व रहेगा, मतलब जितने एटम्स आपके लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगे उतने ही एटम्स क्या होंगे, राइट हैंड साइड में होंगे। पीओएसी कॉन्सेप्ट को हम यूज तब करते हैं जब हमारे पास रिएक्शन अनबैलेंस्ड हो, मैं बैलेंस नहीं कर पा रही। जैसे मोल टू मोल वाले कॉन्सेप्ट में हम रिएक्शन को इजीली बैलेंस कर पा रहे थे, मान लो कुछ ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम बैलेंसिंग नहीं कर पा रहे, तो उस केस में हम कौन से कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, पीओएसी का। ठीक है, तो ये हम जो यूज करते हैं इट इज फॉर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सो पीओएसी इज हेल्पफुल इन सॉल्विंग दोज प्रॉब्लम्स in which either reaction is difficult to balance or impossible to balance। समझ में आया? उन्हीं के लिए, वैसे तो आप हर चीज बैलेंस के लिए भी यूज कर सकते हो पीओएसी, बट मोस्टली हम उन्हीं कॉन्सेप्ट के लिए यूज करते हैं जिनमें आपके पास बैलेंसिंग करना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है, concept of POAC is applicable on that atom which is completely consumed during the course of reaction and information about them about that information about that atom will be directly or indirectly given in the reaction। ठीक है, तो यूजुअली पीओसी जो है हम उसी एटम के लिए यूज करेंगे जो आपके पास कंप्लीटली कंज्यूम हो जा रहा है, एटम, कंपाउंड नहीं एटम। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, पूरे कोर्स ऑफ द रिएक्शन में इट इज कंप्लीटली गेटिंग कंज्यूम्ड। जल्दी से ये लिख लो, फिर मैं एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करती हूँ। क्या पूछ रहे हो स्निग्धो? ओनली फॉर गैसेस नॉट फॉर सॉलिड मतलब? मैम वो कोई तो एक डाउट पूछा था ना मैम कि अगर वहाँ पे वॉल्यूम फाइंड हाँ, करना, हाँ तो मतलब पॉली दैट इज फॉर गैसेस ओनली मैम, बट वहाँ पे पॉलीथीन तो सॉलिड हाँ, स्टेट में पॉलीथीन तो होगा। सॉलिड है, उस कॉन्सेप्ट में यूज नहीं होगा, नॉट इन दैट कॉन्सेप्ट। जनरली मैं बोल रही थी कि अगर आपको वॉल्यूम निकालना है किसी का भी, तो वो मैंने ऊपर लिखवाया भी है नोट्स में कि हम कब यूज करते हैं 22.4, इट इज ओनली फॉर गैसेस। तो ओके तब मैम। होगा जब हमने गैस लिया हुआ है बस। ठीक है, चलो लिखो ये जल्दी से।
पीओएसी मेथड बहुत इजी होता है एज कंपेयर टू योर मोल टू मोल कॉन्सेप्ट से, ठीक है। अब देखो मैं ये एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहले तो मैं बता रही हूँ कि हम पीओएसी अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहीं नहीं बता रही हूँ क्या पहले कंज्यूम हो रहा है क्या बाद में कंज्यूम हो रहा है, आई डोंट नो। बट अगर मुझे पीओएसी हाइड्रोजन एटम पे लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे, पहले तो वो देख लो, फिर क्वेश्चन में देखिए सॉल्व करके देखेंगे। अप्लाइंग पीओएसी इन हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम कहाँ का है, इधर, इधर और इधर, इन तीनों में मेरे पास हाइड्रोजन एटम है। H2S में कितने हाइड्रोजन के एटम है, 2। सो 2 इंटू मोल्स ऑफ H2S, ठीक है। प्लस यहाँ पे कितना एटम है हाइड्रोजन का, 1। 1 इंटू मोल ऑफ HNO3 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन के एटम है, 2। 2 इंटू मोल ऑफ H2O। ये हमेशा इक्वल रहेंगे नंबर ऑफ एटम, इसीलिए हम इस तरीके से लिख रहे हैं, बिकॉज एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर मुझे अप्लाई करना है POAC ऑन सल्फर एटम, ठीक है, तो सल्फर मेरे पास इधर है और इधर है, बाकी जगह सल्फर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, H2S में एक ही सल्फर है, 1 इंटू मोल्स ऑफ H2S will be equal to 1 into moles of sulfur, ठीक है। सिंपल इस तरीके से आपको अप्लाई करना है POAC। देन अप्लाइंग POAC ऑन नाइट्रोजन एटम, ठीक है। नाइट्रोजन एटम इधर है और इधर है, तो क्या होगा, एक ही नाइट्रोजन है, तो 1 इंटू मोल्स ऑफ HNO3 इज इक्वल टू अगेन 1 इंटू मोल्स ऑफ NO, ठीक है। और लास्ट अगर मेरे को लगाना है POAC ऑन ऑक्सीजन एटम, अप्लाइंग POAC ऑन ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन किसमें, HNO3 में, और कितने हैं, 3, तो हो जाएगा 3 इंटू मोल्स ऑफ HNO3 इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑक्सीजन है, एक ही एटम है, 1 इंटू मोल्स ऑफ NO प्लस वाटर भी है, 1 इंटू मोल्स ऑफ H2। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? POAC इस तरीके से लगेगा, इतना समझ में आया Yes, ma'am. है ना। बस एटम लिखना है और उससे उसके मोल्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और पूरे रिएक्शन में जहां जहां है उस हिसाब से देख लो, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में रिएक्टेंट को ऐड करना है इज इक्वल टू क्या करना है, प्रोडक्ट, बिकॉज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में वो नंबर ऑफ एटम क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, ठीक है। और ये हम मोस्टली उसके लिए करेंगे जब रिएक्शन बैलेंस करना मुश्किल, तो लिख लो जल्दी से ये। नाजनीन हम क्या कर रहे हैं, मैं, मेरे को अगर प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन लगाना है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम पे लगाना है, तो हाइड्रोजन मेरे पास कहाँ कहाँ पे है, H2S, HNO3 और H2O, बस इन्हीं में ही तो मुझे उनको ही देखना है, बाकी सबको नहीं देखना। अब H2S में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, H2 लिखा हुआ है, मतलब हाइड्रोजन का एटम कितना है, 2, तो 2 लिख देना है यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर देना है उसको मोल्स ऑफ H2S के साथ। अब मैं HNO3 ले रही हूँ, HNO3 में हाइड्रोजन मेरे पास एक ही है, तो 1 इंटू मोल्स ऑफ HNO3 जो भी इसके मोल्स आएंगे इज इक्वल टू H2 की अगर हम बात करेंगे तो कितने हाइड्रोजन है, 2, तो लिख दो 2 इंटू जो भी आपके पास मोल्स गिवन है H2 हो गए। ऐसे ही आपको बाकी सबके भी करने हैं, ठीक है नाज़नीन। लेट मी नो, क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर पूरा POAC नहीं लगा पाओगे किसी भी क्वेश्चन में, तो ये पता होना चाहिए जितने एटम है उसको उसके मोल्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, बस इतना ही करना है हमको, ठीक है। लेट मी नो नाज़नीन, तुम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो तो मुझे पता नहीं चल रहा कि समझ में आया नहीं आया। यस मैम। ओके ठीक है। ओके मैम। वैसे अगर एक दूसरी बार भी समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो बार बार, हो सकता है मैं डांटूं, बट बता तो जरूर दूंगी।
ठीक है, देखो अब हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन बोल रहा है 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, डिटरमाइन द वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म। तो पहले मैं रिएक्शन लिख लेती हूँ। कैल्शियम को O2 के साथ हमने रिएक्शन कराया तो कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ। ये कौन से फॉर्म में? एक्सेस में। तो आप ये बताओ रिएक्शन में टोटली कंज्यूम कौन सा कंपाउंड होगा, विच विल बी कंज्यूम्ड कंप्लीटली? जल्दी से बताओ। यस रेशमा, गुड। बाकी लोग? यस लिख दो। संपदा करेक्ट है। जयिता गुड। कैल्शियम बचेगा ना, अगर O2 एक्सेस में है तो कंप्लीटली कंज्यूम्ड कौन होगा? कैल्शियम। कैल्शियम विल बी कंप्लीटली यूज। ठीक है, तो आपको मैंने ऊपर नोट्स में लिखवाया था कि पीओएसी आपको किस में लगाना है? जो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो रहा है। तो इसमें उन्होंने ये नहीं बताया कौन कंज्यूम हो रहा है, बट ये बता दिया कि एक्सेस में कौन है। तो एक्सेस में ऑक्सीजन है, इसका मतलब है कैल्शियम जो है कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो रहा होगा। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगी पीओएसी ऑन कैल्शियम। क्या होगा? 1 into number of moles of calcium, क्योंकि इससे वेट क्या है, इसका वेट पूछना और जिसमें आपको कैल्शियम गिवन मास। तो मैं यहाँ से कैल्शियम का मोल्स निकाल लेती हूँ। 1 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना होता है कैल्शियम का? 40 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaO। तो ये आगे किसके मोल्स? CaO के। अब इसका क्या पूछा है? वेट। तो वेट के लिए क्या मोल्स इनटू मोलर मास। मोल्स कितना है? 1/40। CaO का मोलर मास कितना होता है? 56। तो कितना हो जाएगा? 56/40 which will be 1.4 grams। समझ में आया? Yes or no? Easy? इससे कुछ बैलेंस वैलेंस की भी टेंशन नहीं होती सर। ठीक है, ये तो पीओएस कौन से तो मैं रिएक्शन को बैलेंस करती हूँ। रिएक्शन होता है 2Ca + O2, या एक्सेस में गिवन गोइंग टू गिव यू 2CaO। ठीक है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। अगर ये एक्सेस में ऑलरेडी गिवन है तो ये LR हो जाएगा। मुझे कुछ और करने का जरूरत नहीं है, डिवाइड करने का रिक्वायरमेंट है ही नहीं, मुझे पता चल गया ये LR। ठीक है, इसके मोल्स कितने हैं? 1/40, क्योंकि गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास 1/40 इसके मोल्स है। और मुझे इसके मोल्स निकालने हैं, तो ट्रिक से मैं क्या लगाऊंगी? जो भी इसका कोफिशिएंट गिवन है 2 डिवाइडेड बाई LR का जो कोफिशिएंट गिवन है 2 मल्टीप्लाइड बाई जो भी इसके मोल्स है 1/40। ठीक है, विच इज इक्वल टू मोल्स कितना हुआ? 1/40। और अब आपको वेट निकालना है, तो वेट के लिए क्या कर दोगे? 1/40 इंटू 56 विच इज इक्वल टू 1.4 ग्राम। तो ऐसे भी निकाल सकते हो। फिलहाल ये रिएक्शन बैलेंस करना आसान था, तो मोल कॉन्सेप्ट लगा के भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, बट अगर आपको बोर्ड्स वगैरह में पूछ ले कि पीओएसी मेथड लगाना है तो पीओएसी ही लगाओ। बट अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आपको, अगर आप रिएक्शन बैलेंस और आपको जो कंफर्टेबल लग रहा है नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखो ये क्वेश्चन ऑफ K2CO3 ले लो, उसको आप ट्रीट कर रहे हो विद सीरीज ऑफ रिएजेंट्स, हमको नहीं पता कौन से रिएजेंट्स है, एज टू कन्वर्ट ऑल ऑफ इट्स कार्बन, मतलब पूरा कार्बन क्या है कंज्यूम हो जा रहा है, ठीक है, इनटू ये कुछ बड़ा सा भयंकर सा बन रहा है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत मुश्किल है, मुश्किल क्या इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो आप इसको मोल कॉन्सेप्ट का यूज करके सॉल्व नहीं कर सकते, आपको पीओएसी लगाना ही पड़ेगा। अब क्योंकि कार्बन इसमें टोटली कंज्यूम हो रहा है तो पीओएसी किस पे लगेगा, कार्बन पे। समझ में आ रहा है, क्योंकि कार्बन क्या हो रहा है कंप्लीटली कंज्यूम। तो पहले मैं लिख देती हूँ कि K2CO3 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है K2Zn होल थ्राइस Fe ब्रैकेट में Cn होल 6 और 2 इसमें। अब मुझे कुछ नहीं करना, ये बड़ा भयानक सा लग रहा होगा दिखने में, बस आपको क्या करना है, अप्लाइंग पीओएसी ऑन कार्बन, क्योंकि कार्बन कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है। तो क्या होगा, एक ही कार्बन का एटम है, तो 1 into मोल्स ऑफ K2CO3 विल बी इक्वल टू, कितना कार्बन है यहाँ पे, होल 6 और ब्रैकेट में बाहर भी 2 है, तो 6 2 12, टोटल कार्बन कितने हुए 12। अब ये एटॉमिसिटी मॉलिक्यूलैरिटी बताया था ना, उसी से निकालना है, तो 12 कार्बन है, तो 12 इंटू मोल्स ऑफ जो भी ये पूरा बड़ा सा लिखा हुआ है K2Zn होल थ्राइस FeCN होल 6 2 इसके मोल्स से, ठीक है। अब क्वेश्चन में इसका मास गिवन है, तो मैं यहाँ पे मोल्स निकाल सकती हूँ, तो मोल्स के कितना होगा, गिवन मास 27/6 डिवाइडेड बाय मोलर मास, K2CO3 का मोलर मास होता है 138 इज इक्वल टू 12 इंटू, मुझे इसका मास नहीं पता, मतलब मुझे मास निकालना है, तो मुझे इसके मोल्स बेसिकली फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो मैं इसको ऐसे मोल्स को इस फॉर्म में भी तो लिख सकती हूँ। तो मास मुझे नहीं पता, मैं W से लिख देती हूँ रिप्रेजेंट, और मोलर मास इसका जब सब ऐड करोगे आपको सब जिंक का, पोटेशियम का, आयरन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, सबका आपको ऐड करना है, तो आप फाइंड आउट करोगे कि वैल्यू आ रही है 697। तो यहाँ से आप डायरेक्टली भी क्या निकाल सकते हो, वेट। जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो वेट आ जाएगा 697 डिवाइडेड बाई 60 फ्रैक्शन में। बात समझ में आया, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है, नंबर आपको बड़े बड़े लग सकते हैं, बट है इजी, ओके। मोलर मास निकालने में अगर ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे ना बेटा, तो आपको मोलर मास हो सकता है क्वेश्चन में गिवन भी हो, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। हो सकता है इस पूरे कंपाउंड का मोलर मास क्वेश्चन में गिवन होगा एग्जाम में जब आएगा, या फिर जिंक का, पोटेशियम का, आयरन का गिवन होगा, तो आपको ऐड करना होगा, ठीक है, इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, वो इस तरीके से रैंडमली क्वेश्चन नहीं देंगे। चलो एक और क्वेश्चन है, we have 1 gram of dry green algae, ठीक है, it absorbs 4.7 into 10 raised to the power minus 3 moles of CO2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पर आवर बाय photosynthesis if the fixed carbon atoms after photosynthesis stored in the form of starch, starch क्या होता है C6H10O5 के n नंबर ऑफ यूनिट्स, हमको नहीं पता, ठीक है। कैलकुलेट how much time will it take to algae to double its own weight, ठीक है। ध्यान से देखो पहले क्वेश्चन को, पहले तो क्या करना है, क्वेश्चन जो है थोड़ा लंबा सा है, लंबा चौड़ा कहानी टाइप की गिवन है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास यू हैव 1 ग्राम ऑफ ड्राई ग्रीन एल्गी, मैं ले लेती हूँ ये है, ठीक है, दिस इज माई ड्राई ग्रीन एल्गी, ठीक है। मास कितना है इसका 1 ग्राम,
ठीक है, जैसे जैसा क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे करो। एब्जॉर्ब्स 4.7 into 10⁻³ मोल्स ऑफ CO2। ठीक है, ये कुछ मोल्स ऑफ CO2 को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, यूजिंग फोटोसिंथेसिस पर आवर। तो कितना यूज कर रहा है, 4.7 into 10⁻³ मोल्स पर आवर। इसका मतलब है कि ये जो एल्गी है ये क्या कर रहा है, वेट गेन कर रहा है ना। जितना CO2 एब्जॉर्ब करते रहेगा वो क्या करेगा, वेट गेन करेगा। अब बोल रहा है कि इफ द फिक्स्ड कार्बन एटम्स आफ्टर फोटोसिंथेसिस स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, तो ये CO2 के बाद जो भी आपके पास इसमें एल्गी में क्या फॉर्म हो रहा है, अब स्टार्च में कन्वर्ट हो रहा है वो। ठीक है, जो भी आपके पास कार्बन लिया उसने, जितने भी कार्बन एब्जॉर्ब किया, तो स्टार्च के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया CO2 को। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन से क्या समझ में आया कि CO2 कन्वर्ट हो रहा है स्टार्च में, एक चीज। ठीक है, और पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा कि इसका जो वेट है वो क्या हो जाए, डबल इट्स ओरिजिनल वेट। तो सिंपली मुझे इसका मास भी गिवन है, कितना है, 2 ग्राम्स। मतलब एब्जॉर्ब करने के बाद उसका मास कितना हो रहा है, 2 ग्राम्स। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आफ्टर हाउ मेनी आवर्स या फिर टाइम, जो भी आपके पास, ड्राई ग्रीन एल्गी बिकम्स 2 ग्राम। अब मुझे ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया सबको, यस और नो। समर्थ, पीओएसी में ना हम एलआर का कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो एटॉमिक कंजर्वेशन के बारे में बात हुई है। तो कौन सा एटम कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है उसकी बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। आई थिंक क्वेश्चन समझना इज मोर इम्पोर्टेंट, फिर हम सॉल्व करेंगे क्या क्या करना है हमको। ठीक है, तो क्लियरली मुझे ये समझ में आ रहा है कि CO2 जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है स्टार्च में। इसका मतलब है पूरा का पूरा कार्बन कन्वर्ट हो जा रहा है स्टार्च के कार्बन में, और उसका फॉर्मूला क्या है, C6H10O5N। अब जिसको क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया उसको 2 मिनट भी नहीं लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अप्लाइंग POAC ऑन कार्बन। ठीक है, कार्बन पे POAC हम लगाएंगे। CO2 में एक ही कार्बन है, 1 into, मुझे बैलेंस करने का कोई जरूरत है ही नहीं। CO2 विल बी इक्वल टू, कार्बन कितने हैं 6, बट वैल्यू कितनी है, मल्टीप्लाइड बाई n। तो कितने कार्बन होंगे, 6n मल्टीप्लाइड बाई मोल्स ऑफ स्टार्च। स्टार्च क्या है, ये दिस होल नंबर। ठीक है, 1 into, अब मुझे क्वेश्चन में पूछा है कि CO, पहले मैं निकाल लेती हूँ कितना CO2 एब्जॉर्ब हुआ, फिर टाइम निकाल लेंगे हम। ठीक है, और 1 ग्राम से एल्गी का जो ग्राम है वो 2 ग्राम हो गया। 1 ग्राम एल्गी था पहले, अब टोटल मास हो गया 2 ग्राम। इसका मतलब है स्टार्च कितने ग्राम्स इसमें है, बताओ। पहले एल्गी का खुद का मास 1 ग्राम था। ठीक है, CO2 एब्जॉर्ब करने के बाद उसने उसको स्टार्च में कन्वर्ट किया और टोटल मास हो गया 2 ग्राम्स। तो स्टार्च कितना हुआ, यस नव्या, स्निग्धो, सुहान, ध्रुव, गुड, 1 ग्राम है ना। स्टार्च कितना हुआ, 1 ग्राम। तो हियर इट विल बी इक्वल टू 6n इंटू गिवन मास कितना है, 1 ग्राम। और स्टार्च का मोलर मास क्या है, आप C6H10O5 को ऐड करोगे, वैल्यू आएगा 162। तो ये सिर्फ इसका है, बट ये कितने टाइम्स है, n टाइम्स। तो मल्टीप्लाई कर दोगे n से, तो ये हो जाएगा 1 ग्राम डिवाइडेड बाई 162 इंटू n ग्राम। ग्राम ग्राम यहाँ से कैंसिल कर दो, n n यहाँ से कैंसिल हो गया। तो वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 6/162। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो यू विल हैव, एक सेकेंड, यू विल हैव 1/27। और ये किसके मोल्स आ गए, CO2 के। इतने मोल CO2 के एब्जॉर्प्शन के बाद है। अब अगर 4.7 इंटू 10⁻³ मोल्स को एब्जॉर्ब करने में 1 आवर लग रहा है, तो 1 मोल को एब्जॉर्ब करने में कितना लगेगा, 1 डिवाइडेड बाई 4.7 इंटू 10⁻³ और कितना वो एब्जॉर्ब कर रहा है, 1/27। सो 1/27 मोल्स के लिए कितना लग जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई
4.7 into 10⁻³ multiplied by 1/27. ठीक है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ, इतने पे ही रख लेते हैं। बट कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? यस और नो, टेल मी। क्लियर है सबको? संपदा क्या समझ में नहीं आया वो पूछो मेरे को। इसमें तो पूरा क्वेश्चन रिपीट नहीं करूंगी, आप मुझे पूछो कहाँ पे यू डिडंट अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, बिकॉज दैट मैम इज वो मोर इम्पोर्टेंट। मैम वो मास ऑफ स्टार्च 1 ग्राम कैसे है, फिर से बता दो। अरे मेरे पास कोई कंटेनर है, नॉर्मली मान लो इसका मास है 10 ग्राम्स, ठीक है, इसमें मैंने कुछ ऐड कर दिया शुगर, मुझे नहीं पता कितना, ठीक है, बट ऐड करने के बाद उसका मास हो गया 25 ग्राम्स। तो कितना शुगर ऐड किया होगा मैंने? 25 माइनस 10 ग्राम्स, तो कितना हुआ? 15 ग्राम्स। यस और नो? ये चीज समझ में आती है? तो मेरे पास ये ग्रीन एल्गी है, इसका मास ओरिजिनली 1 ग्राम था, स्टार्च ऐड करने के बाद 2 ग्राम्स हो गया टोटल, तो स्टार्च कितना हुआ? 2 माइनस 1, दैट मीन्स 1 ग्राम। ठीक है, बिगनिंग में क्या हो रहा है? क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या आपको? न्यूमेरिकल में कुछ है नहीं, क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया वो पता, वो बताओ। 1 ग्राम ड्राई ग्रीन एल्गी है, उसने कुछ CO2 एब्जॉर्ब किया और CO2 कन्वर्ट हुआ स्टार्च में, ठीक है, और स्टार्च के फॉर्म में एल्गी का जब मास आया, टोटल मास 2 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, और आपको पूछना है कितने टाइम में, कितना टाइम लगेगा कि वो 2 ग्राम आपका स्टार्च, इसका पूरा वेट जो है वो 2 ग्राम हो जाए, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो उसके लिए मुझे ये पता चल रहा है कि CO2 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है स्टार्च में। स्टार्च क्या है? C6H10O5 और ब्रैकेट में N, तो पूरा का पूरा कार्बन स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मैं POC किस पे लगाऊंगी? कार्बन पे। यहाँ पे एक ही कार्बन है, 1 into NCO2, यहाँ पे आपके पास कार्बन कितना है? 6N, क्योंकि यहाँ पे N लगा हुआ है ना, मुझे नहीं पता कितने नंबर ऑफ टाइम, तो 6N हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई मोल्स ऑफ स्टार्च। यहाँ से मैं किसका स्टार्च मोल्स निकाल लूंगी? CO2 का मोल्स। अब मुझे ये पता है कि इतने मोल्स को 1 आवर लग रहा है, तो 1/27 को कितना लगेगा? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अभी चलो लिख लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो होमवर्क में करना। अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं डिस्कस करूंगी नेक्स्ट क्लास में, बट एक बार खुद से ट्राई करना। ठीक है, काफी मतलब बिना इस टाइप के इजी क्वेश्चंस नहीं है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगेगा। नहीं सॉल्व कर रहा है, कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को तो डिस्कस करूंगी, इसलिए मैंने स्टार मार्क करके रखा हुआ है, बट आई वांट यू पीपल टू लाइक ट्राई इट वंस। ठीक है, लिख लिया सबने? नोट कर लिया? लेट मी नो। ओके, मैं इस क्वेश्चन के लिए स्पेस छोड़ देती हूँ थोड़ा सा, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर पाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपके पास कॉन्सेप्ट है परसेंटेज ऑफ प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ अ सैंपल, क्या समझ में आता है परसेंटेज प्योरिटी ऑफ अ सैंपल? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आपको पता होगा कई बार आपको कोई सैंपल गिवन है, तो जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तब तक हम ये मान के चलेंगे कि पूरा का पूरा सैंपल मेरा प्योर है।
बट जरूरी नहीं है कि वो आपके पास प्योर हो, है ना। हो सकता है उसमें कुछ इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो। कई बार आप देखते होगे क्लास में चौक से लिख रहे होते हैं टीचर लोग बोर्ड पे, है ना, और बीच में ऐसे गंदी सी आवाज आती है चू चू करके, तो वो क्या है, चौक किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। बट बीच में उसके पास क्या प्रेजेंट होती है, इम्प्योरिटी, ठीक है, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली लिख नहीं पाता बोर्ड पे, डस्ट पार्टिकल आ जाता है बीच में, तो जो चौक की प्रॉपर्टी है वो शो नहीं कर पाता। इसका मतलब है कि उसमें क्या है, कुछ अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। ओके। और ये जो इम्प्योरिटी होती है वो कभी भी रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करती है। ओके, वो हमेशा क्या रहती है, इनर्ट रहती है। इनर्ट का मतलब रिएक्शन नहीं कर रहा है। जैसे आप में से कुछ लोग होंगे जिनको कोई मतलब नहीं चल रहा है क्लास में क्या हो रहा है, मैम क्या पढ़ा रही है, ऐसी इनर्ट होके बैठे हुए हैं, स्क्रीन देख रहे हो, कुछ तो स्क्रीन भी नहीं देख रहे होंगे बाय द वे। सो ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे, तो वो कैसे हैं, दे आर इनर्ट टू द क्लास। हो सकता है वो ये बात भी ना सुन रहे हो, ठीक है। परसेंटेज प्योरिटी का आप सैंपल का कैसे निकालोगे, परसेंटेज प्योरिटी विल बी इक्वल टू जितना वेट रिएक्ट किया है ना, जितना रिएक्ट किया होगा वही आपका प्योर होगा, और जो रिएक्ट नहीं किया है मतलब वो इम्प्योर है। तो जितना भी आपके पास वेट रिएक्ट किया है, टोटल जितना भी वेट आपको गिवन है, मल्टीप्लाइड बाई 100। समझ में आया, कोई डाउट इसके फॉर्मूला में। अब जैसे एग्जाम्पल में अगर क्वेश्चन में गिवन है 100 ग्राम ऑफ NaOH, इसका मतलब है ये 100% प्योर है, ठीक है। दोनों ही, एक सेकेंड, ये दोनों ही बॉक्स में दे दिया है तो अच्छा नहीं लग रहा, ये हेडिंग है वो फॉर्मूला है। सो ये आपके पास परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला है। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन है 100 ग्राम ऑफ सैंपल, इसका मतलब है कि वो 100% प्योर है। बट अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे 100 ग्राम sample of NaOH having 80% प्योरिटी, ठीक है, बोल रहा है कि 80% प्योरिटी है। इसका मतलब है कि अगर 100 से हम कंपेयर कर रहे हैं, उसमें अगर हम बोल रहे हैं 100% में से 80% प्योर है, मतलब 80 ग्राम क्या है, NaOH, तो इम्प्योर क्या है, 20%। दैट मीन्स 20 ग्राम उसमें क्या प्रेजेंट है, इम्प्योरिटी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन और नॉट, क्लियर है ये सबको? रेज योर हैंड, लेट मी नो, किसी को कोई भी दिक्कत है तो। Yes. है ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इसमें तो कुछ है नहीं खास। ओके, अब इसको सीधा लगाते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन बोल रहा है यू हैव 200 ग्राम sample of HCl having 73% purity. Calculate weight of NaOH required to neutralize the sample. ठीक है। अब ऑफ कोर्स पहले तो हम सिंपल रिएक्शन की बात कर ले। HCl है, वो NaOH के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म करता है, NaCl plus H2, सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब जितना HCl होगा, जितना HCl रिएक्ट हुआ है, उतना ही NaOH भी कंज्यूम करेगा वो, क्योंकि दोनों का मोल रेशियो क्या है, 1:1। सिंपल रिएक्शन है। तो टोटल ग्राम आपको सैंपल का 200 ग्राम गिवन है, टोटल आपके पास कितना गिवन है, 200, लेकिन जिसमें से प्योर कितना है, सिर्फ 73%, है ना, उसमें से प्योर कितना हुआ, 73%। अगर मैं निकालू यहाँ पे 73% ऑफ 200, तो बता दो कितना प्योरिटी आएगा ग्राम्स के रिस्पेक्ट में, जल्दी से बताओ, 73% ऑफ 200 कितना होगा, 146। 146, है ना, गुड। इसका मतलब है कि प्योर कितना है, प्योर HCl कितना है, 146 ग्राम, ठीक है। तो अगर गिवन मास मुझे पता चल गया प्योर, क्योंकि प्योर HCl रिएक्ट करेगा, बाकी जो भी इम्प्योरिटी है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, वो रिएक्ट नहीं करेगा, वो इनर्ट है। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इज हियर 36.5। ओके, ये आ जाएगा 4 मोल्स।
ओके, तो जितना मोल्स HCl प्योर है उतना ही मोल्स क्या लगेगा NaOH का भी, तो NaOH के मोल्स भी कितने कंज्यूम हुए 4 मोल्स। ठीक है, अब अगर मुझे वेट निकालना है NaOH का, तो जो भी उसका मोल्स आया मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, दैट मीन्स कितना हुआ 160 ग्राम्स आपके पास NaOH कंज्यूम हुआ। यस और नो, क्लियर है सबको कि नहीं? कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो मैं जूम करके चल रही हूँ, समझ में आ गया सबको? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं बड़े इजी से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50 ग्राम sample of CaCO3 on heating gives 17.6 gram of CO2. Calculate percentage purity of sample. अभी क्या है, परसेंटेज पूछ लिया, इसमें ऑलरेडी परसेंटेज गिवन था और आपको मास पूछा था, अब आपको क्या पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आप रिएक्शन लिख लो, CaCO3 है, ऑन हीटिंग इज CaO plus CO2। ठीक है, नाउ सैंपल जो है मेरे पास वो 50 ग्राम है, टोटल सैंपल कितना है 50 ग्राम से। ठीक है, अब अगर मैं जिसमें से कुछ इम्प्योरिटी भी है, क्योंकि परसेंटेज प्योरिटी पूछा है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी है, तो मैं डायरेक्टली 50 डिवाइडेड बाई CaCO3 का 100 लेके मोल्स नहीं निकाल सकती, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटी भी मिक्स्ड है, इस 50 में इम्प्योरिटी भी मिक्स्ड है, तो मैं मोल्स नहीं निकाल सकती। ठीक है, बट मुझे ये दे दिया है कि गिव्स 17.6 ग्राम्स ऑफ CO2, तो CO2 तो वही देगा जो कंप्लीटली रिएक्ट किया होगा, यस और नो, क्योंकि इम्प्योरिटी तो रिएक्ट कर ही नहीं होगी, तो CO2 उसी की वजह से आया है जो प्योर सैंपल है। तो CO2 मुझे गिवन है 17.6 ग्राम डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास 44, तो कितने मोल्स आ जाएंगे 0.4 मोल्स। ठीक है, अब CaCO3 और CO2 मोल 1:1 मोल रेशियो में है, तो अगर ये 0.4 बना है, इसका मतलब है ये कितना यूज हुआ होगा 0.4 मोल, क्योंकि रेशियो क्या है, आप लिख सकते हो एज 1:1 रेशियो। अब मुझे वेट निकालना है CaCO3 का, तो 0.4 इंटू मोलर मास कितना होता है CaCO3 का 100, दैट मीन्स 40 ग्राम्स। अब मुझे निकालना है परसेंटेज प्योरिटी, तो परसेंट प्योरिटी के लिए गिवन मास कितना है 40 डिवाइडेड बाय टोटल मास टेकन कितना था 50 इंटू 100, दैट मीन्स 80%। क्लियर है? Let me know if you have any doubt in this question. ठीक है, लिख लो जल्दी से क्वेश्चन। डन? चलो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसका छोटा सा, दैट इज परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, परसेंटेज यील्ड का क्या मतलब है, मैं एग्जांपल से डायरेक्टली एक्सप्लेन कर दूं। सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ठीक है, अमोनिया के प्रिपरेशन को बेटा हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं, आप इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे इसको। ठीक है, 11th में ही।
अभी के लिए बस मैं बता दे रही हूँ हेबर्स प्रोसेस है। और अमोनिया की प्रिपरेशन के लिए ना बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री लगी होती है। अमोनिया इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट इन द लेबोरेटरी। नाउ अगर मैं ये 4 मोल्स लेके चल रही हूँ, ओके, अगर मैंने N2 का सॉरी 5 मोल्स लिया हुआ है, तो अमोनिया कितना बनना चाहिए बताओ। अगर मैं नाइट्रोजन स्टार्ट कर रही हूँ 5 मोल से, तो अमोनिया कितना बनना चाहिए? यस, यस समर, गुड। मैम 10। बाकी सब भी बताओ। यस सुहान, वेरी करेक्ट है, संपदा करेक्ट है। रेणुका 5 को यूज करके 2NH3 बन रहा है। तो 5 मोल N2 के लिए कितना बनेगा? 10 मोल्स। तो 10 मोल्स बनना चाहिए। ये क्या है आपके पास? थ्योरेटिकली प्रोड्यूस्ड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैं बोलूंगी TP। मतलब थ्योरी के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से 10 मोल्स बनना चाहिए, ठीक है। बट मान लो क्वेश्चन में गिवन है कि ओनली 8 मोल ही बना, ठीक है। तो एक्चुअली प्रोड्यूस कितना हुआ ये, जिसको हम AP बोलेंगे, एक्चुअली ठीक है। तो जब हम कभी भी लेबोरेटरी में कोई उतना ही बनता, हमेशा यील्ड जो होती है वो कम ही होती है एज कम्पेयर टू पहले के, ठीक है। तो अगर सिर्फ 8 मोल्स ही बना, तो परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा? मुझे परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? जितना कंज्यूम हुआ डिवाइडेड बाय जितना होना चाहिए था मल्टीप्लाई बाय। तो परसेंटेज यील्ड कितना हुआ? सिर्फ 80%। मतलब 20% जो है कहीं ना कहीं एज के किसी प्रोसेस में खत्म हो गया या खराब हो गया, ठीक है, वेस्ट हो गया। ये चीज समझ में आई? चलो, जिसको ये समझ में आया, फॉर एग्जाम्पल सपोज आई एम टेकिंग MgCO2, उसको ही मान लेते हैं मेरे पास इसका मास गिवन है 16.8 ग्राम्स। तो मैं इसका मोल्स निकाल लेती हूँ। मोल्स कितना हो जाएगा? 16.8 डिवाइडेड बाई 84। 84 MgCO3 का मोलर मास होता है। ओके, इट विल बी अराउंड 0.2। ओके, अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कितना CO2 रिलीज हो रहा है। तो आपको पता है ये 1 उतना ही मोल्स यहाँ पे आएगा। ये थियोरेटिकल है, जो कि हम अभी तक करते आ रहे हैं। दिस इज योर थियोरेटिकली प्रोड्यूस्ड। बट आपको क्वेश्चन में आगे ये बोला है कि 75% यील्ड आई है, ठीक है। सिर्फ 75% ही आपकी यील्ड थी। तब आपको बताना है कि कितना वॉल्यूम यहाँ पे रिलीज हुआ होगा, ठीक है। अब परसेंटेज यील्ड जो है, जो भी आपने प्रोड्यूस किया, हमको नहीं पता कितना बना, डिवाइडेड बाई जितना थ्योरेटिकली होना चाहिए था मल्टीप्लाइड बाय 100। और परसेंटेज यील्ड क्वेश्चन में मुझे गिवन है 75%। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? 75 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 100। तो कितना मोल्स निकल के आया मेरे पास? तो हो जाएगा 0.654। ये मोल्स आ गए मेरे पास, इतना मोल्स आए, ठीक है। और अब मुझे इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है क्योंकि गैस है। तो आप क्या करोगे? जितना भी मोल आया है आपके पास 0.6 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 22.4 लीटर, ठीक है। ये हो जाएगा 0.3 बाई 2, 11.2। इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 3.36 लीटर। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ CO2। टेल मी, समझ में आया नहीं आया क्वेश्चन? तो हो सकता है आपको यील्ड गिवन हो और परसेंटेज पूछे, और हो सकता है आपको परसेंटेज गिवन हो और यील्ड। अंडरस्टूड? चलो छोटा सा क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट है आपके पास 12.8 ग्राम ऑफ SO2 reacts with 3.2 gram of oxygen to form SO3. If 6 gram of SO3 are produced, then calculate percentage yield of reaction. ठीक है, चलो सबसे पहले रिएक्शन देख लेते हैं। मेरे पास क्या है SO2, 12.8 ग्राम्स ऑफ SO2, तो कितना है ये 12.8 ग्राम्स। रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और जिसका मास कितना है 3.2 ग्राम्स। ठीक है, इट फॉर्म्स SO3 गैस, तो हमने बना लिया SO3, जहाँ पे मास कितना गिवन है 6। हम इसको कर लेते हैं बैलेंस, हमने बैलेंस कर लिया। और पूछ रहा है कि परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन कितनी है। ओके, अगर 6 ग्राम SO3 बना है तो पहले हम ये कर लेते हैं कि कितना बनना चाहिए था। ठीक है, तो मोल्स निकालने के लिए जो भी गिवन मास है उसके मोलर मास से हम डिवाइड कर देंगे। इसका 64 है, मोल्स आया 0.2, इसका हो जाएगा 32, मोल्स आया 0.1। अब इनमें से बताओ दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। Which is the limiting reagent in this? मैम ऑक्सीजन। कैसे ऑक्सीजन, कैसे लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हो? SO2 का गिवन नंबर ऑफ, अच्छा सॉरी बैलेंस नहीं किया मैंने, सॉरी सॉरी, अब बताओ, आई एम सो सॉरी। यहाँ O2 2 नहीं है, सिर्फ O2 है। अब बताओ लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? आई एम सो सॉरी, रिएक्शन बैलेंस थोड़ा गड़बड़ कर दिया मैंने। Which is the limiting reagent? बोथ कैन बी, बेसिकली देखा जाए तो बोथ ही लिमिटिंग रीजेंट है। कैसे? ये 0.2 डिवाइडेड बाई 2, 0.1 डिवाइडेड बाई 1, ये आ गया 0.1 और ये भी कितना आ गया 0.1। दोनों ही सेम वैल्यू है, सेम आ रहा है ना, रेशमा सेम नहीं आ रहा क्या? दोनों सेम ही तो है, LR निकालने का यही तो कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है बोथ आर लिमिटिंग रीजेंट, बोथ आर लिमिटिंग रीजेंट। तो अब आप ये आपको एक्चुअली प्रोड्यूस आया है AP। अब हम निकालते हैं कि थ्योरेटिकली प्रोड्यूस कितना था। ओके, तो अगर आपके पास, मैं इसको लेके चल रही हूँ, अगर SO2 को लेके चल रही हूँ, अगर 2 मोल्स SO2 दे रहा है आपको 2 मोल्स ऑफ SO3, तो 0.2 मोल्स ऑफ SO2 कितना देगा? 0.2 मोल्स ऑफ SO3। यस और नो, टेल मी, यस और नो। सही बात है ना, ऐसी मैं O2 के रेस्पेक्ट में भी निकाल सकती थी। अगर 1 मोल O2 दे रहा है आपको 2 मोल्स ऑफ SO3, तो 0.1 मोल ऑफ O2 कितना देगा? 2 इंटू 0.1 दैट इज 0.2। दोनों के ही केस से आंसर सेम ही आ रहा है क्योंकि दोनों ही LR है, तो कुछ भी निकाल लो। तो अल्टीमेटली इसका मोल्स कितना है? 0.2। और अगर मुझे वेट निकालना है तो वेट किसके इक्वल हो जाएगा? 0.2 इंटू SO3 का मोलर मास विच इज 80। तो कितना होना चाहिए था? 16 ग्राम्स। 16 ग्राम्स थ्योरेटिकली प्रोड्यूस्ड होना चाहिए था, बट मिला कितना आपको? सिर्फ 6 ग्राम। तो परसेंटेज यील्ड कितना हो जाएगा? जितना आपको मिला एक्चुअल में डिवाइडेड बाय जितना आपको मिलना चाहिए था मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ये हो जाएगा 8 जा 3 जा 2 जा, ये हो गया 25। तो अल्टीमेटली हो जाएगा 37.5%। यस और नो? हाँ, LR कोई भी लो ना, दोनों से मैंने निकाल के बता दिया।
मैंने यहाँ पे SO2 से लेके बताया और यहाँ से O2 को लेके बताया, आपको दोनों से ही आंसर सेम आ रहा है, आपको जो लेना है वो ले लो सिंपल, क्योंकि दोनों ही LR है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट इज योर लास्ट मोल कॉन्सेप्ट का। इसके बाद हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 2 क्लास में वो हो जाएगा, फिर चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो मोल कॉन्सेप्ट का पहला लास्ट टॉपिक है इज योर परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सैंपल। ठीक है, मिक्सचर की हम यहाँ पे ऑल टुगेदर बात करते हैं। ऐसे ही इजी इजी सा है। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में मिक्सचर प्रेजेंट है मेरे पास A और B। ठीक है, और इनका नेचर जो है वो सेम है। नेचर सेम का मतलब क्या है, दोनों ही एसिडिक है या दोनों ही क्या हो, बेसिक हो। तो इसका आपको सेपरेट ही परसेंटेज निकालना है फॉर बोथ। इस टाइप के आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ऐसे डायग्रामेटिकली बना लो, मैं क्वेश्चन से एक्सप्लेन करूंगी कि क्या बोलना चाह रहे हैं। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पे, हम ले रहे हैं 10 moles of a mixture of HCl and H2SO4। ठीक है, 5 मिनट लगेगा, देन वी विल एंड द क्लास एंड ये वाला जो पार्ट है चैप्टर का वो फिनिश हो जाएगा। एंड H2SO4 requires 16 moles of NaOH, okay, for complete neutralization. Calculate percentage of HCl in the mixture। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन का पहले तो मतलब समझिए। एक मेरे पास कंटेनर है मिक्सचर, जिसमें मेरे पास HCl भी है और H2SO4 भी है। दोनों एसिडिक इन नेचर है, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है। ठीक है, दोनों मिक्सचर का मिला के मोल्स कितना है, 10 मोल्स। ओके, एंड बोथ आर एसिडिक। इस पूरे मिक्सचर को हमने रिएक्शन कराया NaOH के साथ। तो NaOH मेरे पास कितना कंज्यूम हुआ, 16 मोल्स। ओके, और आपको इंडिविजुअली परसेंटेज निकालना है कि HCl का कितना परसेंटेज था और H2SO4 का क्या परसेंटेज था। अब अगर मैं HCl की बात करूं तो वो NaOH के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉर्म करेगा और बनेगा NaCl+H2। ओके, ऐसे ही मिक्सचर में आपके पास H2SO4 भी प्रेजेंट है, तो H2SO4 भी रिएक्ट करेगा NaOH के साथ और फॉर्म करेगा Na2SO4+H2। दोनों ही रिएक्ट कर जाएंगे और टोटल बोला है कि 16 हुआ है और टोटल 10 मोल्स है मिक्सचर का। मुझे इन दोनों का इंडिविजुअली मास नहीं पता। अगर मैं एज्यूम करती हूँ ये मेरे पास 10 था, 10 मोल्स मान लेते हैं मेरे पास, सॉरी x मोल्स, ये कितना हो जाएगा, 10 - x मोल्स। यस और नो, दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट। अगर HCl x है तो दूसरा H2SO4 कितना होगा, 10 - x, मुझे नहीं पता। अब HCl यहाँ पे H2SO4 के साथ 1:1 रेशियो में है ना। HCl और NaOH कितने रेशियो में, 1:1। तो अगर ये x मोल्स है, इसका मतलब है NaOH भी x मोल्स होगा। ओके, अब मैं सेकेंड रिएक्शन को बैलेंस कर देती हूँ, तो यहाँ पे 2 NaOH होगा, बाकी सब ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ये हो जाएगा 2H2। बैलेंस करके लिख लिया। अगर ये हम ले रहे हैं 1 मोल, तो ये कितना यूज हो रहा है, 2 मोल। तो अगर ये 10 - x मोल्स है तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 10 - x मोल। यस और नो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर 1:1 रेशियो में है तो x x ही रहेगा, और अगर ये 1:2 के रेशियो में है तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मैं अगर निकालू टोटल मोल्स ऑफ NaOH तो कितना हुआ, x + 2 10 - x मोल्स, जो कि कितना हो जाएगा, x + 20 - 2x।
है ना, विच विल बी इक्वल टू 20 माइनस एक्स, और ये टोटल मोल्स कितने गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी 16, तो यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकती हूँ, कितना आया 4 मोल्स। बस अब मुझे परसेंटेज निकालना है, अगर मेरे को परसेंटेज HCl निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, 4 बना HCl, टोटल कितना था 10 मल्टीप्लाइड बाई 100, कितना हुआ 40%। अगर HCl 40% है तो परसेंटेज ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा 60%, है ना, यस और नो। सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा, तो आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। एक क्वेश्चन होमवर्क पे दे देती हूँ, चलो होमवर्क कर लेना थोड़ा सा। अच्छा ये बताओ, कल तुम लोगों का कोई क्लास है क्या? डू यू हैव एनी क्लासेस टुमारो? टेस्ट है, कितने बजे टेस्ट है क्रिश? कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट है, अच्छा बताओ। फिजिक्स का चैप्टर टेस्ट है। अच्छा ठीक है, कल मुझे 1 आवर का एक्स्ट्रा क्लास लेना है, ठीक है, तो कल 2 से 3 एक्स्ट्रा क्लास ले लें, लेट मी नो। चलेगा सबको? एक ही घंटे का लेंगे, ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे रही हूँ। ठीक है, तो वी विल हैव जस्ट 1 आवर क्लास टुमारो फ्रॉम 2 to 3, ठीक है, तब तक ये होमवर्क का क्वेश्चन लिख लो। मैं ग्रुप में भी इन्फॉर्म कर दूंगी वैसे तो। ये इम्पोर्टेंट है, पहले गूगल करके दोनों का रिएक्शन देखना, वैसे मैं ट्रिक वगैरह बताऊंगी, बट फर्स्ट लॉजिक देखना, गूगल करके क्या है कैसे होगा, ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक है, देन बताऊंगी क्वेश्चन कैसे करना है। एंड लास्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए, तो इस क्वेश्चन के साथ मोल कॉन्सेप्ट खत्म होता है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में हम मोलैरिटी मोलैलिटी इन सब की बात करेंगे, वो भी काफी इजी टॉपिक है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। अब यहाँ तक जितना भी पढ़ा है बेटा, सारे एग्जाम्पल्स जो भी कराए हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन इज वेरी लेस, ओके, थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत कम है, मैक्सिमम हमने क्वेश्चन ही सॉल्व किए, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से सिलेबस नहीं बढ़ जाता, क्वेश्चन तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, सिलेबस में कॉन्सेप्ट तो बहुत कम है, ठीक है, तो आपको वो कॉन्सेप्ट पढ़ना है, सारे क्वेश्चन खुद से वापस से लगा के देखने हैं बिना आंसर इसमें से देखे हुए,
इज दैट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? अदरवाइज नहीं समझ में आएगा, कंफ्यूजन होगी बहुत ज्यादा, है ना। अपना आपको 100% देना है, तभी जाके सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आप घर पे जाके नहीं पढ़ रहे हो तो आपको सच में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बहुत से बच्चे होंगे जिनको सच समझ में नहीं भी आ रहा होगा, बट जो जो बच्चे क्लास के बाद पढ़ते हैं, क्वेश्चन खुद से करके देखते हैं, उनको पक्का हो सकता है डाउट्स भले ही हो रहा हो, बट सब समझ